ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखलंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जागरूक भी करेगी। और अगर आप एक माँ बाप हैं तो आपको एज अ पेरेंट्स किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे आपके पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। यह घटना पुणे की है और 2021 में ही, आज से 3 साल पहले घटित हुई थी। दरअसल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है जिसमें पति पत्नी और उनका एक 19 साल का बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। उस घर के मुखिया का नाम था जगदीश, जो कि पेशे से एक ड्राइवर था और पुणे के ही एक बड़े व्यापारी के यहाँ पर वो ड्राइविंग की नौकरी किया करता था और अच्छी इनकम थी उसकी। और उसकी जो वाइफ थी कमला, वो लोगों के घरों में जाकर बर्तन साफ़ करना, झाड़ू पोछा करना, इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। और उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना रखा था कि उनके बेटे राहुल को उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना है। और राहुल की उम्र चूँकि 19 साल थी, अभी अभी वो कॉलेज में उसका दाखिला हुआ था। और अब इन दोनों पति पत्नी का एक ही लक्ष्य था कि बस किसी भी प्रकार राहुल को एक बड़ा इंसान, एक काबिल इंसान बनाएं। इसीलिए राहुल जब भी कोई चीज़ मांगता, किसी भी चीज़ की राहुल को ज़रूरत होती, तो उसके माँ बाप तुरंत ही उसको वो चीज़ मुहैया करा देते। इसी तरह क्रम आगे बढ़ता है। एक दिन राहुल अपने कॉलेज से आता है, उसका बैग टंगा हुआ था उसके कंधों पर, और जैसे ही वो कॉलेज से आता है, कॉलेज से आते ही वो अपने रूम के अंदर घुस जाता है, रूम के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है, वैसे ही वो अपना बैग उतारता है। बैग के अंदर से वो अपना लैपटॉप, जो उसने कुछ ही दिन पहले ख़रीदा था, वो निकालता है। और उस लैपटॉप के अंदर ऑनलाइन कुछ ओपन करता है और उसमें स्क्रीन पर होती है एक रशियन लड़की जिसकी उम्र महज 24-25 साल होगी। और उस लड़की को देखकर वो अपने सारे कपड़े निकाल देता है और उस लड़की के साथ आपत्तिजनक वीडियो कॉल में मशगूल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी के थोड़े और इर्द गिर्द चलते हैं। दोस्तों, इस वाक़ये के कुछ ही दिनों बाद कमला को फ़ोन आता है राहुल के कॉलेज से कि आप राहुल की मम्मी बोल रही हैं। तो कमला कहती है कि हाँ, मैं राहुल की मम्मी बोल रही हूँ। तो राहुल के कॉलेज से कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके आप तुरंत इसी वक्त सारे काम छोड़कर कॉलेज आइए, जल्दी आइए, जितना जल्दी हो सके। तो कमला पूछती भी है फ़ोन पे, क्या हुआ, क्या किया मेरे राहुल ने? बोले नहीं, आप तो बस आ जाइए, बस कॉलेज तुरंत आ जाइए, बस सबसे पहले बस आप आ जाइए। तो राहुल की मम्मी घबरा जाती है। कोई भी माँ बाप होगा घबरा ही जाएगा। किसी भी माँ बाप के बच्चे के स्कूल से या कॉलेज से कॉल आता है इस प्रकार से, तो कोई भी माँ बाप डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उसी तरह कमला भी डरी, सहमी और तुरंत ऑटो रिक्शा पकड़कर कॉलेज पहुंचती है। जैसे ही वो राहुल के कॉलेज पहुंचती है, वो देखती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और भीड़ घेरा बना करके खड़ी हुई है। वहाँ आसपास कुछ लोग खड़े होते हैं जो कमला को घबराया हुआ देखकर उससे पूछते हैं, क्या आप ही राहुल की मम्मी हैं? तो वो कहती है, हाँ, मैं राहुल की मम्मी हूँ। बोले आइए। भीड़ को थोड़ा सा हटाया जाता है और कमला को दिखाया जाता है कि देखिए, ये है राहुल जिसने आज छठे माले से छलांग लगा दी है। और राहुल छलांग लगाने के बाद जिस अवस्था में पड़ा होता है, वो बहुत ही घायल अवस्था होती है और बहुत ही नाजुक अवस्था में वो होता है। ये दृश्य देखकर राहुल की मम्मी डर जाती है, सहम जाती है, घबरा जाती है और वो राहुल के पास जाने लगती है, पर उसे रोका जाता है कि नहीं नहीं मैडम जी, आप अभी इनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये पुलिस केस है। पुलिस को जिस भी स्पॉट पे इस प्रकार का हादसा होता है, वहाँ पर कुछ भी सस्पेक्ट होता है, कोई भी चीज़ होती है या कोई बॉडी होती है, तो उसे हिलाया नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पर राहुल की मम्मी को रोक दिया जाता है और राहुल को तुरंत एम्बुलेंस आती है। राहुल को तुरंत वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी लोग आते हैं। राहुल को उठाकर ले जाया जाता है अस्पताल में और अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है, जहाँ पर उसकी जो हालत है बहुत नाजुक थी। पर अभी भी राहुल ने दम नहीं तोड़ा था, उसका इलाज जारी था। ये जो होता है हादसा, इसी वक्त सारे लोग तो बाहर खड़े हुए थे। सारे लोग, जैसे ही ये हादसा होता है, राहुल छलांग लगाता है, तो जितने भी उस कॉलेज के लोग थे, जितने भी बच्चे थे, सब लोग भीड़ लगाकर बाहर खड़े हो गए थे। पर उसी वक्त राहुल का ही दोस्त अंशुल, जो कि उसका क्लासमेट था, वो एक क्लास के अंदर डरा सहमा बैठा था और अपने लैपटॉप की ओर देख रहा था। अब वो क्या था, ये डरा सहमा क्यों था, ये पता लगेगा अभी आपको आगे। दोस्तों, पुलिस आती है, कुछ पूछताछ करती है और
अस्पताल में ही राहुल के मम्मी पापा भी मौजूद होते हैं, वो बहुत घबरा चुके होते हैं। तो पुलिस आकर कुछ पूछताछ करती है राहुल के मम्मी पापा से कि राहुल पिछले दिनों से क्या कर रहा था, उसकी क्या गतिविधियां थी, राहुल किस प्रकार का लड़का था, वो पढ़ाई में कैसा था, और उससे जुड़ी जो भी बातें हैं पिछले 3-4 महीनों की, आप हमें बताइए। तो पुलिस के ऐसा पूछने पर राहुल के मम्मी पापा उसे बताते हैं कि उसने कुछ ही दिन पहले मोबाइल की ज़िद की थी, उसे एक स्मार्टफ़ोन चाहिए था। तो उसकी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से घर के कुछ सामान थे वो बेच करके उसको स्मार्टफ़ोन दिलाया था, सिर्फ़ उसकी खुशी के लिए। और कुछ ही दिनों बाद उसने एक लैपटॉप भी परचेज़ किया था। इस प्रकार से जो है राहुल के मम्मी पापा पुलिस को बताते हैं कि हमने उसे कुछ ही दिनों पहले मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दिला करके दिया था। पुलिस पूछती भी है कि कुछ उसकी इस प्रकार की कुछ हरकत या कुछ बात या उसके नेचर में कुछ चेंज आपने देखा था पिछले कुछ दिनों में? तो राहुल के मम्मी पापा बताते हैं कि नहीं, कुछ चेंज तो नहीं, बट हाँ, जब उसने फ़ोन लिया था तो फ़ोन लेने के बाद उसमें अचानक से एक एटीट्यूड आ गया था। वो सिर्फ फ़ोन में ही घुसा रहता था। हम जो भी बातें करते थे उस पर वो ध्यान नहीं देता था, हमारी बातों पर बस फ़ोन में लगा रहता था। हमने 2-3 बार उसे डांटा भी कि हमने फ़ोन दिलाया है तुझे ताकि तेरी सहूलियत हो, और तू हमें ही भूल गया, हमें भूल के तू तो फ़ोन में घुस गया। इस तरह की जो बातें हैं वो बताते हैं राहुल के मम्मी पापा पूछताछ के दौरान। साथ ही साथ राहुल के पापा पुलिस को ये भी बताते हैं कि साहब, एक बार राहुल जो है मेरे साथ मेरे मालिक के यहाँ पे मैं उसे लेके आया था, उसे कुछ काम था, उसे कहीं जाना था, तो मैं मालिक की गाड़ी से उसे ड्रॉप करने आया था। तो वो भी रुक गया वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मेरे मालिक के बंगले के पास में। तो मैंने कहा कि तू काम से जा, जिस काम के लिए आया है यहाँ पे क्यों रुक रहा है? तो उसने कहा कि पापा मैं कुछ फ़ोटो खींचना चाहता हूँ मेरे इस नए फ़ोन में। तो उसके पापा ने कहा था, मतलब पुलिस को बताते हैं कि मैंने उसे कहा था कि चल जल्दी कुछ फ़ोटो ले और जल्दी से जा यहाँ से, वरना दिक्कत हो जाएगी, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, ऐसा उसके पापा ने उससे कहा था। तो राहुल वहाँ, चूँकि जहाँ पे राहुल के पिता जगदीश नौकरी करते थे, जहाँ वो ड्राइवर थे जिस उद्योगपति के यहाँ पे, उसका बहुत बड़ा बंगला था, स्विमिंग पूल, और मतलब बहुत ही आलीशान बंगला था। तो वहाँ पहुँचकर उस दिन राहुल जो है बहुत सारी सेल्फ़ीज़ लेने लगा था। वहाँ पीछे जो बिल्डिंग थी उसकी सेल्फ़ी, कार के साथ सेल्फ़ी, पीछे स्विमिंग पूल दिख रहा है, इस तरह की सेल्फ़ी क्लिक वगैरह कर रहा था वो। ये पूछताछ के दौरान राहुल के पापा ने पुलिस को बताया। और इतना सारी चीज़ें जब हुई पूछताछ के दौरान, तो डॉक्टर बताते हैं कि अभी राहुल की हालत नाजुक ही बनी हुई है और लगता नहीं है राहुल की हालत देखकर कि इसकी हालत में सुधार होगा। तो यहाँ पर राहुल के जो माँ बाप होते हैं वो और दुखी हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि एक ऐसा परिवार जिसने कई सारे सपने देखे हों अपने बेटे के लिए, और एक लौती औलाद, सिर्फ उनका एक बेटा ही था राहुल, और उसने भी ये कदम उठा लिया था। ये कदम क्यों उठाया था ये आपको आगे पता लगेगा। दोस्तों, इसी बीच पुलिस अपनी पूछताछ जारी रखती है, और ना सिर्फ वो राहुल के मम्मी पापा से बल्कि राहुल के कॉलेज में जाकर राहुल के कॉलेज के डायरेक्टर से भी पूछताछ करती है कि आपके कॉलेज में यह हादसा हुआ है, क्या आपके कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से कुछ गतिविधियाँ या राहुल से जुड़ा कुछ ऐसा हो रहा था, या कुछ चीज़ जो आपको लगती हो कि कुछ अलग हो रहा था या कुछ। तो उस कॉलेज के डायरेक्टर पुलिस को बताते हैं कि हाँ, हमारे कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से बाइक्स चोरी हो रही थी, और बैक टू बैक पिछले 4 महीने से लगभग 7-8 बाइक्स चोरी हो चुकी हैं हमारे कॉलेज में। और ये पता नहीं क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, हमें नहीं पता, बट बहुत सारे बाइक चोरी के केसेस हमारे कॉलेज में बैक टू बैक इन 4 महीनों में हमें देखने को मिले। और साथ ही उस कॉलेज के डायरेक्टर ये भी बताते हैं कि पिछले 2 सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो राहुल ने नहीं दी थी। तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है शायद फ़ीस ना दे पाने के चलते या घर में माली हालत ठीक ना होने की वजह से, तंगी के चलते राहुल ने यह कदम उठा लिया हो। तो पुलिस एक बार फिर से पूछताछ करने आती है राहुल के मम्मी पापा के पास में, और जब वो बताती है पुलिस की सुना है कि पिछले 2 सेमेस्टर की फ़ीस राहुल नहीं दे पाया था, तो यहाँ पर राहुल के मम्मी पापा भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमने तो 1 सेमेस्टर आगे की ही फ़ीस जमा की थी, 2nd तक नहीं बल्कि 3rd सेमेस्टर की फ़ीस भी हमने जमा कर दी थी, राहुल को दे दी थी जमा करने के लिए। तो यहाँ पर पुलिस का दिमाग थोड़ा सा घूमता है कि जब इन्होंने
एक्स्ट्रा सेमेस्टर की भी फ़ीस जमा कर दी थी, मतलब कि राहुल के पास पैसे आए थे उसके मम्मी पापा के द्वारा। तो राहुल ने ये पैसे जो हैं कहीं ना कहीं तो खर्च किए होंगे, तभी तो ये सीन देखने को मिल रहा है। पूछताछ जारी रहती है और राहुल की मम्मी ये भी बताती है कि एक दिन जब मैं घर पर बैठी हुई थी तो राहुल किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और फ़ोन पर ये कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, इतनी मेहनत की हमने, क्या मतलब निकला, सही दाम लगा, सही दाम लगा, इस तरह की बात कर रहा था और राहुल घबराया हुआ लग रहा था। मैंने राहुल से पूछा भी कि बेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं नहीं मम्मी कोई बात नहीं है, हम तो ऐसे ही दोस्तों से कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। इस तरह की बातें, इस तरह का बहाना जो है राहुल उस दिन बनाता है। तो ये पूछताछ में उसकी मम्मी बताती है पुलिस को, राहुल की मम्मी, कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था। अब यहाँ से पुलिस का दिमाग जो है थोड़ा सा और ठनकता है कि भाई एक्स्ट्रा सेमेस्टर की फ़ीस भी इसके घर से दे दी जाती है, कॉलेज से बाइक्स भी चोरी हो रही है, और राहुल की मम्मी बता रही कि एक दिन वो फ़ोन पर बात भी कर रहा था इस प्रकार से। क्या चक्कर हो सकता है दोस्तों। इसी बीच राहुल को होश आता है। राहुल के डॉक्टर उसके मम्मी पापा को बताते हैं कि राहुल को होश आ चुका है, तो उसके मम्मी पापा थोड़े खुश होते हैं और राहुल से बात करने जाते हैं कि बेटा क्या हुआ बता। तो राहुल कुछ बताने की कंडीशन में नहीं था, राहुल बस उन्हें देख पा रहा था, इतनी ख़राब कंडीशन हो चुकी थी। अब एक माँ बाप के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उनका एक जवान बेटा, वो भी एक लौता बेटा, और इस हालत में अपने माँ बाप के सामने बिस्तर पर पड़ा हो अस्पताल में। क्या बीत रही होगी दोस्तों ऐसे माँ बाप के ऊपर। और दोस्तों पुलिस को ये शक हो रहा था कि कॉलेज में जो बाइक्स की चोरियाँ हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं राहुल का हाथ है। पर इसी बीच क्या होता है, इसी बीच ये सब चल ही रहा होता है, राहुल को होश आता है और इधर कॉलेज में 2 बाइक्स और चोरी हो जाती हैं। तो जब ये चीज़ होती है और पुलिस को पता लगता है कि कॉलेज में 2 बाइक्स और चोरी हुई हैं, तो पुलिस का दिमाग और घूम जाता है कि यार हम तो सोच रहे थे कि राहुल का ये जो चोरियां हुई थी बाइक्स की कॉलेज में, इसमें कुछ हाथ होगा, बट ये क्या है, राहुल तो उधर बेड पे पड़ा हुआ है अस्पताल में और यहाँ पर 2 बाइक्स चोरी हो गई हैं। क्या लोचा है। इसी बीच पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगालती है, जिसमें जो बाइक्स चोरी हुई थी और जो बंदा बाइक चोरी करके ले जा रहा होता है वो भी नज़र आता है, बट वो हेलमेट पहना होता है और बहुत छोटा सा उसका चेहरा दिख रहा होता है बड़े दूर से। काफ़ी जूम करके भी देखा जाता है, चेक किया जाता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स से भी पूछा जाता है कि भाई पहचान रहे हो क्या इसको, कि कौन लग रहा है आपको, ये आपके कॉलेज का ही कोई हो सकता है क्या बंदा। तो कॉलेज के जितने भी बच्चे थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा कौन है। इस तरह की बातें होती है। इसी बीच खबर आती है कि राहुल जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, जब यह खबर राहुल के मम्मी पापा के पास पहुंचती है तो राहुल के मम्मी पापा के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई हो। किसी भी माँ बाप के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा कि उनका एक लौता जवान बेटा इतनी कम उम्र में, महज 19 साल की उम्र में कुछ इस प्रकार से दुनिया को छोड़ चला गया। यहाँ पर मानो राहुल के मम्मी पापा सदमे में आ चुके थे। दोस्तों वहीं जो राहुल का दोस्त था अंशुल, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब ये हादसा हुआ था, राहुल ने जब छलांग लगा दी थी बिल्डिंग से, तब ये अपने किसी क्लास के रूम में बैठकर घबराया हुआ था और अपना लैपटॉप ओपन करके बैठा हुआ था। ये लड़का अंशुल कॉलेज में कुछ लोगों से उधार पैसे मांगता है और लोग उसे मना कर देते हैं। पुलिस भी पूछताछ करती है तो यहाँ पर यह बात भी सामने आती है कि राहुल का जो दोस्त था वो अंशुल था, बहुत करीबी दोस्त था। साथ ही कॉलेज के और भी कुछ बच्चे थे जिनसे पूछताछ की जाती है, तो अंशुल के बारे में भी पूछते हैं कि अंशुल कैसा दोस्त था राहुल का। तो और भी बच्चे बताते हैं कि सर पिछले कुछ दिनों से अंशुल जो है ना बहुत पैसे उधार ले रहा है। उसने 3-4 लोगों से पैसे उधार मांगे और छोटी मोटी रकम नहीं, 40,000 रुपये उधार मांगे। और एक लड़का बताता है कि एक दिन उसने मेरा लैपटॉप भी लिया था 10 मिनट के लिए, और जैसे ही उसने लैपटॉप खोला तो वो बहुत घबरा गया था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसने लैपटॉप खोला और ये बहुत ज़्यादा डर गया, घबरा गया, पता नहीं क्या था। इस तरह की बातें जब पुलिस को पता लगती है तो अब जो है अंशुल भी शक के घेरे में आ चुका था। अब दोस्तों यहाँ पर जब सीसीटीवी फुटेज जिसमें बाइक चोरी होने की फुटेजेस देखी जा रही थी पुलिस के द्वारा, तो वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि इस बाइक के आसपास जितनी भी बाइक्स चोरी हुई हैं, इनके आसपास एक वाइट कलर की एसयूवी हमेशा दिख रही है। और जब वो उसे जूम करके देखते हैं सीसीटीवी फुटेज को, तो उसमें इन्हें एक होटल का नाम दिखाई देता है, होटल का लोगो दिखाई देता है। और वो जो गाड़ी थी
वो गाड़ी होटल में स्टे करने आने वाले जितने भी गेस्ट्स हुआ करते हैं उनको मुहैया कराई जाने वाली गाड़ी नज़र आ रही थी। अब उस होटल का नाम पढ़ के पुलिस उस होटल में पूछताछ करने जाती है और जब वो पूछताछ करती है तो पता लगता है कि हाँ, ये उन्हीं के होटल की गाड़ी है और ये जो गाड़ी नंबर है ये उनके होटल में रुकी एक 25-26 साल की रशियन लड़की जो पिछले 2 हफ्ते से इस होटल में रुकी हुई थी उससे मुहैया कराई थी होटल वालों ने। तो पुलिस कहती है कि देखिए वो जिसको भी आपने मुहैया कराई है अभी भी वो होटल में है। तो हाँ, वो जो गेस्ट है वो रशियन लड़की है, वो अभी भी होटल में ही रुकी हुई है। तो बोले वो अभी है यहाँ पे उपस्थित है? बोले अभी तो नहीं है, वो शाम को आती है, दिन में जाती है और शाम को आती है। तो पुलिस कहती है ठीक है, आप उसे पता मत लगने देना, कोई भी बात उस तक मत पहुँचने देना, हम उसका इंतज़ार करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए पता करना। तो पुलिस इंतज़ार करती है उस लड़की का, उस रशियन लड़की का, और जैसे ही शाम के 7 बजते हैं तो वो रशियन लड़की होटल में एंटर होती है और पुलिस पूछती है होटल वालों से कि क्या यही वो लड़की है? तो होटल वाले बताते हैं कि हाँ हाँ साहब यही वो लड़की है। तो पुलिस तुरंत जाकर के उससे पूछताछ करने लगती है और इतने में उसी रशियन लड़की के साथ एक और आदमी था, वो वहीं पर खड़ा हुआ था और वो घबरा के भागने लगता है। वो जैसे ही भागने लगता है तो पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। पुलिस उसका पीछा करती है और उस आदमी को पकड़ती है और उसको अंदर करती है थाने में। जब डंडे खिलाए जाते हैं, उसको डंडे मारे जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि बोल, हमको देख के भागा क्यों, क्या बात है? दोस्तों, इस आदमी से पुलिस इस तरह से पूछताछ कर ही रही होती है कि अचानक से खबर आती है कि अंशुल ने भी सुसाइड अटैम्प्ट किया है और अंशुल सुसाइड कर रहा था पर वो जैसे तैसे तो बच गया है। अंशुल ने चूहे मारने की दवाई खा ली थी, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया पर खुशकिस्मती से वो बच गया। तो यहाँ जैसे ही पुलिस को पता लगता है कि यहाँ अंशुल ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो पुलिस जाती है, पूछताछ करती है अंशुल से। तब अंशुल बताता है कि सर, एक्चुअली कुछ दिनों पहले फेसबुक पर मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी जो एक रशियन लड़की की थी। मैंने उससे बातें करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैंने उससे वीडियो कॉलिंग पे चैटिंग करना स्टार्ट किया और वीडियो कॉलिंग पे हमने आपत्तिजनक वीडियो चैट करना शुरू कर दिया था। और फिर मैंने राहुल को भी अपने साथ ले लिया। राहुल और हम दोनों मिलकर चैटिंग किया करते थे। बट चैटिंग करने के कुछ दिनों ही बाद हमारे पास एक कॉल आता है जिसमें हमें कहा जाता है कि तुमने जो वीडियो चैट की थी इस लड़की से, उसका वीडियो शूट कर लिया गया है, उसका वीडियो बना दिया गया है और उसका वीडियो हम लीक कर देंगे और 3 लाख रुपए हमें दीजिए। 3 लाख रुपए हमें दो, तब जाके हम जो है ये वीडियो लीक नहीं करेंगे। इस तरह की ब्लैकमेलिंग कॉल्स हमारे पास आ रहे थे तो हम जैसे तैसे तो भी पैसे जमा करके उस इंसान को दे रहे थे और हम उसी को लेके परेशान थे और हम यही सोच रहे थे कि कैसे ये पैसे चुकाएं। और बार बार, एक ही बार नहीं, हमसे बार बार पैसे मांगे गए और इसी बीच जितनी भी बाइक्स चोरी हुई हैं राहुल और मैंने ही मिलके किए। ये कन्फेस करता है अंशुल। और वहाँ जिसे मार ठोक के पुलिस पूछताछ कर रही थी वो भी अपना मुंह खोलता है और वो बताता है कि हमारा जो मालिक है, हमारा जो ओनर है, इस गिरोह का जो मुखिया है, वो ये सब हैंडल करता है। और उसका एड्रेस पता लगाती है पुलिस और वो एक बहुत ही लग्जूरियस होटल में बैठकर आराम से ऐश कर रहा होता है। वहाँ से उसको पुलिस धर दबोचती है और वो बताता है कि हाँ साहब, ये मैंने ही किया है, मैंने ही उन दोनों बच्चों से पैसे मांगे और कुछ नहीं साहब, अच्छा हमारा धंधा है, बढ़िया, कुछ नहीं करना पड़ता। ये जो लड़कियां होती हैं जो हमारे गिरोह में हैं, ये खुद भी बहुत गरीब परिवार से होती हैं, इनके भी खाने के वांदे होते हैं और इनको भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो हम इन लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लड़कों को देखते हैं जो थोड़े रिच दिख रहे हों, इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हम खंगालते हैं, इनकी पिक्चर्स देखते हैं, इनकी फ़ोटोज़ देखते हैं और अगर हमें लगता है कि ये थोड़ा सा अमीर लड़का है तो हम उन लड़कों को टारगेट करवा के इन लड़कियों से फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवाते हैं, इन लड़कियों से उन लड़कों को चैटिंग करवाते हैं और फिर उन्हें, उन लड़कों को वीडियो कॉलिंग के लिए उकसाते हैं। फिर इन लड़कियों के माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग पर आपत्तिजनक चैटिंग का वीडियो बना के ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को ब्लैकमेल करके पैसे कमाते हैं। ये सारा केस जो है सामने आता है
और दोस्तों अगर आपने गौर किया हो, मैंने आपको बताया था कि राहुल के जो पिता थे उनके जो मालिक थे उनके बंगले पे जाके बहुत सारी सेल्फीज़ क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, ये दिखाने के लिए कि ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा स्विमिंग पूल है। तो यही फ़ोटो देख करके इस गिरोह के ये जो मुखिया ने सारी बात बताई, तो ये भी इसी फेक प्रोफाइल को दिखाने के चक्कर में इस झांसे में आया और इस तरह से ये बहुत ब्लैकमेल कर करके राहुल से और अंशुल से, दोनों से बहुत सारे पैसे ऐंठते हैं और ये सारा मामला सामने आता है। तो दोस्तों इस गिरोह ने जिस प्रकार से शिकार बना रखा है आजकल की युवा पीढ़ी को, और किस प्रकार से राहुल, ये जो लड़का था, सिर्फ 19 साल की उसकी उम्र थी, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, कितने सारे सपने थे राहुल के मम्मी पापा के कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनेगा, कुछ काबिल इंसान बनेगा। पर इस फ्रॉड के चलते, इस स्कैम के चलते राहुल अपनी जान दे बैठा था। दोस्तों ये जो स्कैम है, इसके चलते सिर्फ राहुल ही नहीं, राहुल जैसे तमाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुइसाइड तक कर लिया है सिर्फ बदनामी के डर से। तो दोस्तों आज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती भी है कि कभी भी अपनी फेक प्रोफाइल लोगों के सामने डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। जैसे आप हैं आप वैसे रहिए, और इसी फेक डिस्प्ले के चक्कर में ही एक परिवार का मासूम राहुल नाम का लड़का, जिसकी मैंने कहानी आपको बताई, उसने अपनी जान गंवा दी। और जब किसी ऐसे बच्चे की जान जाती है तो माँ बाप पर क्या गुजरती है ये कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ वो माँ बाप ही बता सकते हैं। और दोस्तों अक्सर इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो बच्चे माँ बाप को बताते नहीं हैं, क्योंकि वो गलती में होते हैं। और आपने देखा इस कहानी में, जैसा कि हमने जाना कि जब ये गलती में थे बच्चे, तो इन्होंने बाइक्स चोरी करने जैसे संगीन अपराध को भी अंजाम दिया। इसलिए दोस्तों आप अगर एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों से भी कुछ इस प्रकार का रिश्ता बना कर रखिए कि वो आपसे हर एक बात शेयर करें, हर एक बात शेयर करें। जया किशोरी जी का एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए हमारी इज़्ज़त नहीं जानी चाहिए, हमारी इज़्ज़त बची रहनी चाहिए, इज़्ज़त पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो जब आपने ये बात बोल दी अपने बच्चे को, तो अब चूंकि ये बात उसके अंदर घर कर गई है, तो अगर वो कोई गलत कदम उठाएगा तो वो आपसे डिस्कस नहीं करेगा, वो बाहर वालों से डिस्कस करेगा, और बाहर वाले उसकी इस मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए ये बोलने की बजाय अपने बच्चों को कि हमारी इज़्ज़त नहीं जानी चाहिए, ये बोलना चाहिए कि बेटा कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो हमको आकर ज़रूर बताना, हम तब भी तुझे बता देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और तेरा पूरा साथ देंगे। अगर ये माँ बाप समझ जाएं, ये बात, इतनी सी बात माँ बाप समझ जाएं, तो ये जो अपराध जो आज की कहानी में मैंने आपसे डिस्कस किया, जो मैंने आपको बताया, ऐसे बड़े बड़े संगीन अपराध और ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करने से भी बच्चे बच जाएंगे, और बच्चों की जानें तक बच सकती हैं अगर माँ बाप इतना बस कह दें कि बेटा कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो हमको आकर बता देना, हम तेरी उस समस्या में से तुझे किसी भी प्रकार से निकालेंगे, बस तो हमसे ज़रूर शेयर करना। ये मत बोलिए कि इज़्ज़त ख़राब मत करना, इज़्ज़त मत ख़राब करना, क्योंकि अब डर गया बच्चा। अब इज़्ज़त पर बात आई तो वो कहाँ से डिस्कस करेगा अपने मम्मी पापा से, ऑब्वियसली वो बाहर वालों से डिस्कस करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीख भी मिली होगी, कुछ जागरूकता भी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अपने विचार, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एक क्लिक ही तो करना है, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, शुक्रिया।